पर्यावरण अध्ययन का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के लिए प्राथमिक स्तर पर सर्वे और प्रोजेक्ट गतिविधि आयोजित करने का सही शैक्षणिक क्रम क्या है। तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है कि जो पर्यावरण जागरूकता के लिए प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर जो सर्वे और प्रोजेक्ट गतिविधि है उस पर, इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या या विषय वस्तु का चयन करना। जो इसकी जो तार्किक क्रम है, तार्किक क्रम में सबसे पहले जो आएगा जो समस्या है या प्रॉब्लम है उसको चयन करना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे समस्या या विषय वस्तु का चयन करना। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, रूपरेखा तैयार कर आंकड़ों का संकलन करना। अब जो समस्या का चयन किए हैं, जैसे हो गया जलवायु परिवर्तन, एक क्या हो गया समस्या, और इस समस्या का चयन किए, अब उसका हम क्या बनाएंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा मतलब उसकी जो क्या क्या कारण है, क्या प्रभाव है और उसका क्या दुष्परिणाम है, ये क्या हो जाएगा, रूपरेखा या आउटलाइन बना लिए। अब उसी के बेस्ड में क्या करेंगे, जो आंकड़ों का संकलन मतलब डाटा कलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। डाटा कलेक्ट कर लिए। अब जो प्राप्त डाटा है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, डाटा। अब इस प्राप्त डाटा को क्या करेंगे, प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण और वर्गीकरण करना। तो जो हमें डाटा मिला है अब उसका एनालाइज करेंगे और फिर क्लासिफाइड कर देंगे, वर्गीकरण करेंगे, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। यहाँ पे जो प्राप्त डाटा है उसका विश्लेषण कर लिए, एनालाइज कर लिए और क्लासिफाइड कर लिए। अब आगे क्या करेंगे, निष्कर्ष निकाल कर, अब जो ये डाटा है इसका विश्लेषण किए, तो इसी के बेस्ड में जो निष्कर्ष निकलेगा कंक्लूजन, उस कंक्लूजन का क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालकर सामूहिक चर्चा या प्रस्तुतिकरण करना। तो सामूहिक चर्चा करेंगे, डिस्कशंस करेंगे या प्रेजेंटेशंस करेंगे, जो हमें प्राप्त जो कंक्लूजन मिलेगा या निष्कर्ष उसका, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भविष्य के लिए सुधारात्मक योजना या सुझाव देना। अब ये हम क्या कर लिए, यहाँ पे कंक्लूजन निकाले और प्रेजेंटेशंस भी कर लिए। अब भविष्य के लिए जो सुधारात्मक, जैसे जलवायु परिवर्तन क्या हो गया, उस घटना पे या उस समस्या पे क्या कर रहे हैं, उस समस्या पर प्रोजेक्ट सर्वे और प्रोजेक्ट गतिविधि क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका जो है सुधारात्मक योजना क्या हो सकता है या सुझाव क्या हो सकता है, अंत में देंगे तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा पी, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा क्यू, तीसरे नंबर पे हो जाएगा आर, चौथे नंबर पे हो जाएगा एस और लास्ट में हो जाएगा टी। शुरू में पी, तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। पी के बाद क्यू, बी सी दोनों में है, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, बी सी दोनों में है, आर के बाद एस, आर के बाद एस, पी क्यू, सॉरी इसमें जो है ये पी के बाद क्यू नहीं है बी में, तो ऑप्शन बी हट जाएगा। और पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, बच्चों में समय मापना और ऐतिहासिक कालक्रम की समझ विकसित करने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। यहाँ पे बताने कि बच्चों में हम समय मापन या जो टाइम मेजरमेंट और जो ऐतिहासिक कालक्रम है, जो हिस्टोरिकल जो कालक्रम है या जो ऐतिहासिक घटना है, उसकी समझ विकसित करने के लिए जो है मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होनी चाहिए। तो पहले क्रम पे क्या होना चाहिए, दिन और रात के चक्र को प्रत्यक्ष अनुभव से समझना। तो जो दिन है और रात, जैसे दिन हो गया डे और नाइट, तो जो डे और नाइट जो होता है, सबसे पहले इसके जो कंसेप्ट है दिन और रात, इसके कंसेप्ट को समझाएंगे। ये हो जाएगा पहले नंबर पे जो है दिन और रात की जो प्रत्यक्ष अनुभव है उससे समझना। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे क्या हो गया, घंटे हो गया, मिनट हो गया और सेकंड के बीच संबंधों को घड़ी द्वारा जानना। अब जो है यहाँ पे दिन रात के बारे में जो है अनुभव है, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से अनुभव है, उसको समझ लिए या समझा दिए। अब उसी के बेस्ड में क्या करेंगे, जो है घंटे हो गया, आवर्स हो गया, मिनट्स हो गया और सेकेंड, इसको किसके माध्यम से समझाएंगे, घड़ी के द्वारा, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे हो जाएगा घड़ी के द्वारा जानना। अब जो है ये घंटा, मिनट, सेकेंड समझ लिए। अब आगे जो है सप्ताह हो गया, महीने हो गया और वर्ष के द्वारा जो है कैलेंडर को, वर्ष के कैलेंडर को पढ़ना। तो आप कैलेंडर पढ़ाएंगे, जो सप्ताह कैसे हो गया, महीने हो गया और वर्ष हो गया, इसको, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जो है भूतकाल हो गया, वर्तमान काल हो गया और भविष्य काल की घटनाओं में अंतर करना, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। जो भूतकाल मतलब बीता हुआ, वर्तमान मतलब जो चल रहा है और भविष्य मतलब जो आने वाला है, उसकी जो घटना है, इवेंट्स है, उसमें अंतर को समझाना या समझना, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। और अंत में क्या है, जो है समय रेखा पर ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करना। तो जो समय रेखा है, जो टाइम लाइन रहेगा, जो टाइम लाइन रहता है उसमें ऐतिहासिक जो ये हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है या घटना है उसको शो करना या उसको व्यवस्थित करना, तो हो जाएगा लास्ट में पाँचवें नंबर पे। इसमें जो पहले नंबर पे आ जाएगा पी, दूसरे नंबर पे क्यू, तीसरे नंबर पे आर, चौथे नंबर पे एस और पाँचवें नंबर पे टी। शुरू में पी, तो ऑप्शन सी में नहीं है, तो सी हटा दिए। पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू जो है ये बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर डी में भी नहीं है, डी भी हट जाएगा। और आर के ये जो पी के बाद क्यू,
क्यू के बाद आर के बाद एस और एस के बाद टी। ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में किसी जीव की मृत्यु के बाद पदार्थों के चक्रण की सही कूटबद्ध कड़ियों का क्रम क्या होगा। तो जो है पारिस्थितिक तंत्र में किसी जीव की जीव जो है डेथ हो गया या एक्सपायर हो गया, तो उसके जो पदार्थों के चक्रण का सही क्रम क्या होना चाहिए उसको बताना है। इसमें पहले क्रम पे आ जाएगा मृत अवशेषों पर कवक और जीवाणुओं का आक्रमण। जो मृत अवशेष है या जो डेड जो बॉडी है जैसे पदार्थ ये जो जीव का, तो उसमें जो है कवक हो गया और जीवाणु का आक्रमण। तो ये जो है सबसे पहले क्या होगा, जो मृत अवशेष है उस पर कवक और जीवाणु का आक्रमण होगा, तो जाएगा पहले नंबर पे। अब जो है यहाँ पे कवक और जीवाणु क्या करती है, उसमें अटैक कर दिए, आक्रमण कर दिए, तो इससे क्या होगा, आगे जो है जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल अकार्बनिक तत्वों में टूटना। ये फिर आगे क्या होगा, जो है जटिल जो कार्बनिक यौगिक है वो अकार्बनिक तत्वों में टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और फिर जो है इन तत्वों का मृदा, जल और वायु में विमुक्त होना। अब यही जो तत्व है अकार्बनिक तत्व में जो टूटा है, ये जो अकार्बनिक तत्व जो है मृदा हो गया, मिट्टी, जल हो गया और वायुमंडल में क्या होंगे, विमुक्त होने लगेंगे, मतलब फ्री अप होने लगेंगे, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब फिर क्या होगा, जो है पौधा मतलब जो हो गया उत्पादकों द्वारा जड़ों के माध्यम से इन खनिजों का पुनः अवशोषण करना। अब ये जो है खनिज में चेंज हो गया, तो जो पेड़ पौधे हो गया ये क्या करेगा, अपने जड़ के माध्यम से, रूट्स के माध्यम से खनिजों का पुनः अवशोषण करेगा, ऑब्जर्वेशंस करेगा, तो हो जाएगा ऑब्जर्व करेगा, तो हो जाएगा लास्ट में चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा पी, शुरू में हो जाएगा पी, उसके बाद क्यू, क्यू के बाद आर के बाद एस। शुरू में पी तो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दी। पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और क्यू के बाद आर के बाद एस, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, मानव शरीर में किसी रोग के संक्रमण से लेकर टीकाकरण या वैक्सीनाइजेशन द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र के सक्रिय होने का सही वैज्ञानिक क्रम क्या है। इसमें पहले क्रम पे आ जाएगा जो है शरीर में कमजोर या मृत रोगजनक या एंटीजन का प्रवेश। तो जो है शरीर में कमजोर या जो मृत जो रोगजनक है वो क्या करेगा, इंटर करेगा, ये प्रवेश की हो जाएगा पहले नंबर पे। अब जो है रक्त की जो है श्वेत जो रक्त कोशिका है, ये जो WBC है, ये WBC में क्या होगा, जो WBC द्वारा एंटीजन की पहचान। जो WBC है ये क्या करेगा, जो रक्त की जो है श्वेत रक्त कणिका है या कोशिका, ये जो है इनके द्वारा एंटीजन की पहचान होगा। जो एंटीजन यहाँ पे इंटर किए या प्रवेश किए, तो इसका पहचान किसके द्वारा होगा, जो WBC है उसके द्वारा, तो पहचान हो गया। अब क्या करेगा, जो है विशिष्ट प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ का तेज़ी से निर्माण। मतलब यहाँ पे हम वैक्सीनाइजेशंस कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। पहले में जो क्या किया, शरीर में कमजोर या मृत जो रोगजनक है एंटीजन का प्रवेश, मतलब जो इंजेक्शंस लगाए वैक्सीनेशन वैक्सीन का, तो ये जो है WBC है उसके द्वारा जो है एंटीजन की पहचान हुआ, मतलब वैक्सीन का पहचान किया। अब जो है बॉडी में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाएगा, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जो है भविष्य में, जैसे भविष्य के संक्रमण से सुरक्षा के लिए स्मृति कोशिकाओं का बनना। अब जो भविष्य में जैसे इन्फेक्शंस होता है या संक्रमण होता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो एंटीबॉडीज यहाँ क्रिएट हुए हैं वो स्मृति कोशिकाओं का बने रहना, मतलब उसको याद दिलाएंगे, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा पी, उसके बाद क्यू, आर और एस। शुरू में पी, तो ऑप्शन सी बी में नहीं है पी, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा। क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर और आर के बाद एस, ये ऑप्शन ए में है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो जाएगा पी, उसके बाद क्यू, आर, एस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कारक दिया गया है और सूची 2 में उससे जुड़ा हुआ कारक। सूची 1 में है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण, ये सामाजिक पर्यावरण किससे जुड़ा हुआ है, परिवार हो गया, विवाह हो गया और नातेदारी। ये किसका कारक है या ये किसका से जुड़ा हुआ है, परिवार, विवाह और नातेदारी से। ए का हो जाएगा 3, ए का 3। उसके बाद बी में दिया आर्थिक पर्यावरण, तो आर्थिक पर्यावरण किससे जुड़ा हुआ है, आजीविका के साधन और बाजार से, ये हो जाएगा बी का 4। उसके बाद सी में दिया है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण किससे जुड़ा हुआ है, जैव विविधता हो गया और भू आकृतियाँ। तो जो है जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी हो गया और जो भू का जो आकृतियाँ है इससे जुड़ा हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण, तो ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसका डी में दिया है सांस्कृतिक पर्यावरण, तो सांस्कृतिक पर्यावरण
ये धार्मिक उत्सव हो गया और परंपरा इससे जुड़ा हुआ है, तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 3 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा, और सी का 1 और डी का 2, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में डिसीज दिया गया है और सूची 2 में उससे मतलब जो किसके वजह से या किसके कारक से होता है उसको दिया गया है। सूची 1 में है ए आंत्रशोथ, तो जो आंत्रशोथ जो डिसीज है ये रोग है, ये किसकी वजह से होता है, ये जो है दूषित जल और जीवाणु संक्रमण की वजह से होता है। दूषित जल हो गया और जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद जो है ये बी में दिया है मलेरिया, तो मलेरिया जो है किसकी वजह से होता है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर की वजह से, ये बी का हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। उसके बाद सी में दिया है डेंगू, तो ये डेंगू जो है किसकी वजह से होता है, तो डेंगू जो होता है ये एंडीज मच्छर का काटना, जो एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है डेंगू डिसीज होता है, ये सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है डी में दिया है फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस जो डिसीज है यह रोग है किसकी वजह से होता है, पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता, तो जो पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता रहेगा उसकी वजह से जो होगा डिसीज फ्लोरोसिस, ये डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 4 सी में नहीं है, सी में हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है कारक है ये और उसका ये प्रभाव दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है बाल विवाह, तो बाल विवाह का प्रभाव क्या होता है, कम उम्र में मातृत्व और स्वास्थ्य का जोखिम होना। तो बाल विवाह में छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर देने से क्या होता है, उसमें जो है कम उम्र में विवाह होने से मातृत्व और जो स्वास्थ्य का जोखिम रहता है। ये ए का हो जाएगा 4, ए का 4। उसके बाद बी में दिया है बाल श्रम, तो बाल श्रम का जो प्रभाव क्या है, शिक्षा के अधिकार का हनन और शारीरिक शोषण। तो जो है बाल श्रम छोटे छोटे बच्चे से श्रम कराएंगे उसको बड़े बड़े फैक्ट्री में ये और जो जहाँ पे जोखिम भरा काम है वहाँ पे, तो उससे क्या होगा, पहले तो उनकी जो शिक्षा का अधिकार का हनन हो रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, और अनुच्छेद 21 में भी शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, ये जो उनकी शिक्षा का अधिकार है उसका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। और दूसरा क्या है कि बाल श्रम से क्या हो रहा है, उसके शारीरिक शोषण हो रहा है, और ये शारीरिक शोषण जो है अनुच्छेद 23-24 में भी एक प्रावधान दिया गया है जो मूल अधिकार है उसमें, ये बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1। उसका सी में दिया है नशाखोरी, तो नशाखोरी का प्रभाव क्या होगा, तो नशाखोरी का प्रभाव होगा स्वास्थ्य गिरावट और घरेलू आर्थिक संकट। तो नशाखोरी जो है कर रहे हैं, जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो है स्वास्थ्य में गिरावट होंगे, उसकी हेल्थ में गिरावट होंगे, और दूसरा क्या होगा उसकी आर्थिक संकट, मतलब जो आर्थिक रूप से भी प्रभावित होंगे वो, तो सी का हो जाएगा 3, सी का 3। इसका डी में दिया है चोरी, चोरी का इम्पैक्ट क्या होगा, यह प्रभाव क्या होगा, मानसिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था का उल्लंघन। यदि जो कोई चोरी कर रहा है तो उससे क्या होगा, जो मानसिक अस्थिरता वो मेंटली रूप से क्या रहेंगे, अस्थिर रहेंगे, और कानून व्यवस्था के क्या करेगा, वो उल्लंघन करेगा। ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 4 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसका जो है बी का 1 ये बी में नहीं है, बी हट जाएगा, और उसका जो है सी का 3 और डी का 2, ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है खाद्य श्रृंखला, इसकी जो सूची 2 में क्या हो जाएगा, किससे मिलान होगा, खाद्य श्रृंखला का हो जाएगा ये ऊर्जा का प्रवाह एक रेखीय अनुक्रम में। तो जो खाद्य श्रृंखला या जो फूड चेन है उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा में होता है, एक रेखीय अनुक्रम में, मतलब एक ही डायरेक्शंस में होता है। जो ये खाद्य श्रृंखला या फूड चेन है उसमें ए का हो जाएगा ये 3, ए का 3। उसके बाद जो है ये बी में दिया है खाद्य जाल या फूड वेब, तो फूड वेब में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो है बहुदिशीय और जटिल मार्ग में होता है। जैसे ये फूड वेब में क्या होता है कि एक ही वस्तु के पास, जो एक ही जगह उसके पास कई सारी जो विकल्प रहता है उसके भोजन का माध्यम रहता है, किसमें जो फूड वेब है उसमें। तो इसमें क्या हो गया, ऊर्जा का प्रवाह क्या हो गया, बहुदिशीय हो गया, मल्टी जो डायरेक्शंस हो गया, और जटिल मार्ग हो गया। ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसके बाद जो है ये बी का 1 हो गया। उसके बाद जो है ये सी दिया है अजैविक घटक।
अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक जिसमें जीव नहीं होता है तो क्या क्या आ जाएगा, अजैविक घटक में प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, मृदा और आर्द्रता, ये किस में हो जाएगा, ये अजैविक घटक का उदाहरण है। सी का हो जाएगा ये 4। उसके बाद डी में दिया है जैविक घटक, तो जैविक घटक में उत्पादक हो गया पेड़ पौधे, उपभोक्ता हो गया जीव जंतु और अपघटक हो गया जीवाणु, ये हो जाएगा जीवाणु कवक अपघटक, ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 3 बी में नहीं है, बी हट जाएगा। उसका जो है बी का 1 ये सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। और जो है ये सी का 4 ये डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण और सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया है जे 5 से 7 वर्ष के बच्चे पर्यावरण को अमूर्त नियमों से समझते हैं। ये जो है कथन जे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है 5 से 7 वर्ष के बच्चे जो है पर्यावरण को अमूर्त नियम से नहीं समझते हैं, बल्कि ये मूर्त नियम से समझते हैं। मूर्त नियम मतलब जो है उस चीज़ को खुद महसूस कर, देख कर, छू कर और उस चीज़ को फीलिंग कर सीखते हैं, ना कि अमूर्त। अमूर्त में क्या होता है, उसके बारे में थिंकिंग करना या सोच कर विचार कर सीखना। और जबकि जो है ये 5 से 7 वर्ष के बच्चे जो है ये मूर्त नियमों से सीखते हैं, इसलिए जो कथन जे गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में जे है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और सी में है, ए और सी को हटा दिए। उसका जो है कथन के दिया है, बच्चे अपने अनुभवों और बड़ों के अनुकरण से तेज़ी से सीखते हैं। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि बच्चे अपने स्वयं के जो एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव, और जो बड़ों के जो अनुकरण है या मार्गदर्शन है उससे सीखते हैं। तो जो कथन के सही हो जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, वयस्कों की भूमिका बच्चों को केवल सही उत्तर रटाने तक सीमित है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वयस्कों की भूमिका है, ये जो हमें इसमें जो है कथन जो है ये जे गलत है। कथन जे गलत है, जिसमें जे है उसको हटाएंगे। ये जो है जे डी में है और बी में है, तो बी और डी हट जाएगा और ए और सी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल जो है कथन जे गलत है, इसलिए जो जे वाले को हटाएंगे, दूसरे वाले को हटा दिए थे। ये जो कथन के सही है, ये जो ऑप्शन सी में के नहीं है तो ऑप्शन सी भी हटा देंगे, सी भी हट जाएगा, बी भी हट गया, सी भी हट गया, डी भी हट गया। उसका जो कथन एल दिया है, वयस्कों की भूमिका बच्चों को केवल सही उत्तर रटाने तक सीमित है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वयस्कों की भूमिका जो है बच्चों को केवल सही उत्तर रटाने के बजाय उसकी जो सर्वांगीण विकास है, उसको सही दिशा देना, ये भी भूमिका है, ना कि केवल उसको जो सही उत्तर है रटाने तक, वहाँ तक सीमित नहीं है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है, बच्चों के दृष्टिकोण से उनका परिवेश अत्यंत रोचक और रहस्यों से भरा होता है। तो जो कथन एम सही हो जाएगा कि बच्चों के जो दृष्टिकोण है वो क्या होता है, उनकी जो परिवेश हो गया या एनवायरनमेंट हो गया अत्यंत रोचक होता है और रहस्यों से भरा होता है। तो जो कथन एम ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है, कथन के और कथन एम, और एक इसमें दिया ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जिसमें कथन के और एम सही है। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में सही कथन चुनिए। प्राथमिक स्तर या प्राइमरी लेवल पे जो विज्ञान हो गया साइंस और जो सामाजिक अध्ययन हो गया सोशल स्टडी, उसके अंतर्गत जो बताने की जो शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में सही कथन चुनना है। पहला कथन दिया जे, चित्रों को पढ़ने से बच्चों में अवलोकन और व्याख्या करने के कौशल का विकास होता है। तो चित्रों से पढ़ने से जो, यदि चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से सीख रहे हैं बच्चे या चित्रों को देख देख कर सीख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अवलोकन और व्याख्या करने के कौशल का विकास होता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और सी में नहीं है। ए और सी का दोनों का जो सेम हो गया है, इसके लिए ध्यान देंगे। ए सी जो है ये यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका जो है कथन के दिया है, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र उनके मानसिक स्तर और समझ को दर्शाते हैं। ये जो कथन के ए भी सही हो जाएगा कि बच्चे द्वारा जो बनाए गए चित्र है उनके जो मानसिक स्तर हो गया, उसकी जो मेंटल लेवल और उसकी समझ कि वो सीख क्या रहे, क्या समझ रहे, उसको दर्शाते हैं। ये जो कथन के ए भी सही हो जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, प्राथमिक कक्षाओं में अमूर्त सिद्धांतों की लंबी व्याख्याएं सबसे प्रभावी होती है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्राथमिक लेवल जो कक्षा है या जो प्राइमरी लेवल पे बच्चे जो है अमूर्त सिद्धांत के बजाय जो है
मूर्त सिद्धांत से जो है ये जल्दी सीखते हैं। मूर्त सिद्धांत को जल्दी समझ पाएंगे क्योंकि उस चीज़ को महसूस कर, फील कर, प्रयोग कर सीखते हैं। इसमें जो है प्राइमरी लेवल पे है उसमें मैक्सिमम। तो इसमें जो है अमूर्त सिद्धांत नहीं आएगा, मूर्त सिद्धांत होगा, इसलिए जो कथन एल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में एल है तो ये डी भी हट जाएगा। उसका जो कथन एम दिया है, नक्शे पढ़ने से बच्चे के में स्थानिक संबंधों और सापेक्ष स्थिति की समझ बनती है। तो जो कथन एम ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है? जे, के और एम। जे के एम किस में दिया है? ऑप्शन बी में। तो जिसमें जो है केवल जे, के और एम कथन सही हो जाएगा। प्रश्न है, मानव शरीर की संरचना, बाहरी अंग और आंतरिक तंत्रों की देखभाल के संदर्भ में सही कथन की चुनाव कीजिए। पहला कथन दिया जे, त्वचा और नाखूनों की नियमित सफाई बाहरी संक्रमण से बचाती है। तो ये जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो त्वचा हो गया, बॉडी हो गया, और जो नाखून की यदि नियमित सफाई, रेगुलर सफाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो बाहरी इन्फेक्शंस है या जो एक्सटर्नल जो इन्फेक्शन से या संक्रमण है उससे हमें सेव करती है या बचाती है। तो ये जो कथन जे सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, संतुलित भोजन में केवल कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का होना ही पर्याप्त है। तो जो कथन के गलत हो जाएगा क्योंकि संतुलित भोजन में केवल कार्बोहाइड्रेट्स और वसा ही पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा जो विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया और प्रोटीन और कई सारी जो कारक है, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सभी जो है जरूरी है, ना कि केवल कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। ये जो कथन के गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, बी डी भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी बच्चों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाती है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। जो आंतरिक तंत्र हो गया या जो इंटरनल जो सिस्टम हो गया उसके बारे में सामान्य जानकारी बच्चों को अपने स्वास्थ्य या हेल्थ के प्रति जागरूक बनाती है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। कथन एम दिया है, कुपोषण से बचने के लिए आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुपोषण मतलब जो माल न्यूट्रिशंस हो गया, तो इससे बचने के लिए, कुपोषण से बचने के लिए आहार में जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जो कथन एम ये सही हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है? कथन जे, एल और एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जो है कथन जे, एल और एम सही है। प्रश्न है, परिवार के बदलते स्वरूप और आपसी संबंधों के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन दिया है जे, एकल परिवार में बच्चों को बड़ों का प्रत्यक्ष संरक्षण और संयुक्त निर्णय लेने के अवसर अधिक मिलते हैं। ये जो कथन जे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार की विशेषता बताया गया है। किसकी? संयुक्त परिवार की। ये जो कथन जे गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में जे है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है और डी में है, बी और डी हट जाएगा क्योंकि इसमें कथन जे है। इसका जो कथन के दिया है, संयुक्त परिवार में कार्य का विभाजन होता है जिससे सदस्यों पर बोझ कम होता है। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि जो संयुक्त परिवार है, ये जॉइंट फैमिली में क्या होता है, कार्यों का विभाजन होता है जिससे जो सदस्यों पर जो बोझ है, सभी पे क्या है, कार्य बटा हुआ है, तो उससे क्या हो जाएगा, बोझ जो है या जो सदस्यों का जो भार है वो कम हो जाएगा। तो जो कथन के सही है। तो ये ऑप्शन सी में के नहीं दिख रहा है तो सी भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, आधुनिक समय में आर्थिक कारणों से संयुक्त परिवार तेजी से एकल परिवार में बदल रहे हैं। ये भी जो है कथन एल ए बी सी कि जो आधुनिक समय में या हम वर्तमान समय में देखें तो क्या होता जा रहा है, आर्थिक कारण की वजह से संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली किसी और अग्रसर हो रहा है, सिंगल फैमिली या जो है न्यूक्लियर फैमिली की ओर, एकल परिवार की ओर। ये जो कथन एल ये भी सही है। उसका कथन एम दिया है, आपसी संबंधों में मजबूती केवल वित्तीय लेन देन पर निर्भर करती है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा क्योंकि जो केवल वित्तीय लेन देन नहीं और जो कई सारी कारक रहते हैं, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक, ना कि केवल वित्तीय लेन देन, इसलिए जो कथन एम गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त परिवार बच्चों और वृद्धों के लिए अनुकूल होते हैं। तो जो कथन एम सही हो जाएगा कि जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो जो संयुक्त परिवार क्या होता है, बच्चे हो गया और वृद्धों के लिए अनुकूल होते हैं। तो जो कथन एम सही है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है? कथन के, एल और एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें के, एल और एन सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं और अमूर्त शब्दावलियों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो कथन सही हो जाएगा कि जो प्राथमिक स्तर या जो प्राइमरी लेवल में जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है
उन पाठ्य पुस्तकों में परिभाषा हो गया और अमूर्त जो शब्दावली है, क्योंकि जो बच्चे जो है ये प्राइमरी लेवल पे मूर्त शब्दावली और मूर्त घटनाओं को जल्दी समझ पाते हैं, इसलिए जो कथन ये सही हो जाएगा। कारण में दिया गया प्राथमिक स्तर का बच्चा जो है मूर्त अनुभव से सीखता है और रटने की प्रवृत्ति उसकी रचनात्मक को दबा देती है। तो जो उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको जो है रटने की प्रवृत्ति क्या है, दबा देती है। तो यहाँ पे जो यदि परिभाषा देंगे और अमूर्त जो देंगे, अमूर्त जो क्या होता है चिंतन तार्किक पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, तो ये जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं कारण, तो इसका आंसर ये जो है कथन भी सही है और कारण भी सही है, और ये जो कारण है ये कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और ये रीजन एसर्शंस की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे हम उच्च पोषी स्तर पर बढ़ते हैं उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। ये जो है ये कथन सही हो जाएगा कि जो खाद्य श्रृंखला है या जो फूड चेन है उसमें हम जैसे जैसे क्या होंगे उच्च पोषी स्तर पर बढ़ते जाएंगे, उससे क्या होगा ऊर्जा उपलब्धता की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। ये जो कथन ये सही है। कारण में दिया गया है प्रत्येक पोषी स्तर पर जीव श्वसन और अन्य जो जैविक क्रियाओं में लगभग 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो जो ये कारण भी सही है और ये कारण जो है ये कम होने की जो ऊर्जा की मात्रा कम होने की जो कारण है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कथन कारण दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और ये रीजन जो है एसर्शंस की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए एक शिक्षक को कक्षा की गतिविधियों में किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे बताने की कौन सी जो अप्रोच है उसकी उपयोग करना चाहिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक जीवन की समस्याओं और स्थानीय पर्यावरण के मुद्दों पर खुली चर्चा। तो उसकी जो वास्तविक जीवन की जो समस्या हो गया पर्यावरण से संबंधित और जो स्थानीय जो पर्यावरण की जो मुद्दा है जैसे हो गया वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया और आसपास की जो कई सारे जो कारक है जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं इस पर चर्चा करना, जिससे क्या होगा जो उपागम है जिससे जो पर्यावरण के प्रति बच्चों में संवेदनशीलता क्रिएट होंगी या विकसित होंगी या उसके बारे में वो समझेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सरोकारों के तहत अवधारणाओं का बनना या कंसेप्ट फॉर्मेशंस मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों के पूर्व ज्ञान हो गया और उनके परिवेश के प्रत्यक्ष अनुभव के जुड़ाव पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से होने वाले रोग एनीमिया से बचाव का मुख्य उपाय क्या है। एनीमिया ये जो रक्त अल्पता है ये जो है हीमोग्लोबिन या जो लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से होने वाला ये जो होता है ये आयरन की कमी की वजह से होता है। यहाँ पे बताने कि इनकी बचाव के लिए एनीमिया के जो बचाव के लिए मुख्य उपाय क्या होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़ हो गया और लौह तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना। लौह तत्व की जो ये एनीमिया जो होता है रक्त जो आयरन की कमी की वजह से होता है, तो जो इसको जो बचाव के लिए क्या करनी चाहिए जो है ये क्या हमें सेवन करना चाहिए, आहार में जो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गया, गुड़ हो गया और लौह तत्व से भरी ये जो है भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल या फूड वेब की उपस्थिति का सबसे मुख्य लाभ क्या है। यहाँ पे बताने की जो इकोसिस्टम हो गया या पारिस्थितिक तंत्र में फूड वेब की उपस्थिति का क्या जो है लाभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जीवों को भोजन के वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर तंत्र की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। तो ये जो फूड वेब में क्या होता है, जो जीव हो गया जीव को भोजन का वैकल्पिक मार्ग, कि जो एक ही जीव के पास जो है ये फूड वेब में क्या होता है अलग अलग बहुत सारी उसके पास ऑप्शन रहता है भोजन का। तो उसी बात को बताया गया कि जीवों को जो भोजन के वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर तंत्र की जो स्थिरता है या जो तंत्र की जो स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखता है या सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।